सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज का हमारा विषय कोई रहस्य उद्घाटन नहीं है। कल के कार्यक्रम में ही हमने घोषित कर दिया था कि कल हम किस विषय पर बात करेंगे। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में भाजपा में मच रही भगदड़ को लेकर। हमारा आज का विषय है यूपी में सेंधमारी बीजेपी पर कितना भारी। संदर्भ यह है कि जब जब राज्यों में चुनाव होते हैं तब तब तमाम दलों में भगदड़ मचती है, पर पिछले 7-8 साल का तजुर्बा यह है कि वो भगदड़ तमाम विपक्षी दलों में मचती है। विपक्षी दलों के तमाम नेता, विधायक, सांसद, मंत्री, संतरी भाजपा के जहाज में सवार होने के लिए आतुर रहते हैं और हम उनकी दल बदल की खबरों को प्रमुखता से दिखाते हैं। पर उत्तर प्रदेश में इस समय दृश्य बदला हुआ है। लोग भाजपा को छोड़ दूसरे दल की ओर रुख कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा संख्या जो दिख रही है वो समाजवादी पार्टी की ओर दिख रही है, जो मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है। ये बदलाव अपने आप में चौंकाने वाला है। देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं, विधानसभा की दृष्टि से 403 सीटें हैं, उस प्रमुख प्रदेश में इस प्रकार की भगदड़ अपने आप में चिंता पैदा करने वाली है। भाजपा के संदर्भ में क्यों हो रहा है ऐसा है, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। योगी आदित्यनाथ जैसा करिश्माई नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से स्वयं सांसद हैं, इसके बावजूद भी भाजपा में ये बेचैनी क्यों है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो कहानी चल रही है ये कहानी क्या बता रही है। हालांकि ये भगदड़ हमें बंगाल चुनाव के समय पर भी दिखाई दी थी। बंगाल चुनाव के समय पर टीएमसी के तमाम नेता भाजपा की ओर आ रहे थे, पर परिणाम वैसे नहीं आए। भाजपा मुख्य विपक्षी दल तो रही, पर सत्ता से कोसों दूर रही। इस रोशनी में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 4 खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराते हैं और राजनीति के इस दिलचस्प घटनाक्रम पर कुछ संजीदा बात करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का दिया हुआ है। उन्होंने कहा था कि भारतीय राजनीति में अच्छाई और सच्चाई तभी देखने को मिल सकती है जब लोग चेहरे और पार्टी से नहीं बल्कि कार्यों से लोगों की पहचान, तारीफ और आलोचना करें। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने यह बात कही थी। मुलायम सिंह यादव बड़े गर्व से बताते हैं कि वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के शिष्य रहे, लेकिन लोहिया जी के जितने भी शिष्य रहे उन्होंने बाद में अपने कार्यों से लोहिया को जीवंत किया हो, इसकी तलाश हमारी अभी तक जारी है। तो क्या वर्तमान का घटनाक्रम भी लोहिया के इन विचारों को निराश करने वाला है या उन विचारों को उत्साहित करने वाला है, इसके आलोक में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ में संजय चौधरी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उस भारतीय जनता पार्टी के जो देश की और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है पर उत्तर प्रदेश में अभी हाँफती हुई दिख रही है। हमारे साथ मनोज यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इस समय उनके पास में पर्याप्त कारण मौजूद हैं जिसके कारण से चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। हमारे साथ में अमरनाथ अग्रवाल जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी अतीत में उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है, पर इस बार उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ करने की कोशिश में है, वह भी हमारे साथ हैं। और साथ ही इन सब के बीच में अपनी निष्पक्ष राय देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले उन नेताओं के कुछ बयान सुनते हैं जो भाजपा को अलविदा कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, किन परिस्थितियों में कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और छोटे छोटे पार्टी का गठबंधन हुआ है। कल लखनऊ में इन सभी की एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के स्टेट के अध्यक्ष के शर्मा वहाँ जाएंगे और इस जलसे में हिस्सा लेंगे। वहाँ कुछ सीट कॉन्टेस्ट करने की बात हमारी हुई है, मगर कल की पब्लिक मीटिंग होने के बाद ये सब पार्टी मिलकर लखनऊ में शायद सीट का बंटवारा कैसे हुआ है। सरकार के रवैये को देखते हुए उत्तर प्रदेश योगी सरकार के मंत्रिमंडल से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। पत्र मैंने श्री राज्यपाल जी को भेज दिया और इस्तीफे के कारण का उल्लेख भी उस पत्र में दिया है। 1-2 दिन मैं अपने प्रदेश के कार्यकर्ताओं, समर्थकों से बात करूंगा और कौन कितनी संख्या में आ रहा है इसका आंकड़ा मैं 2 दिन बाद बताऊंगा। भाई, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं तो कहीं न कहीं किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से वार्ता हमें करनी ही होगी।
हम किससे बात करेंगे? मतलब 22 लाख होंगे। ये हम अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों से बात करने के बाद। ये सही है। अभी लोग सवाल आप लोग भी खड़ा करेंगे, लोग करेंगे, लोग खड़ा करेंगे कि 5 साल आपने इस्तीफा नहीं दिया, कुछ नहीं किया, आप लोग मलाई खाते रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ 5 साल तक जिस पिछड़े, जिस दलित, वंचित, उपेक्षित लोगों के सहयोग आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो 5 साल तक उपेक्षित रहे, लोग मलाई खाते रहे, लेकिन उनको कोई कुछ भी नहीं मिला, उनको इंसाफ, न्याय, सम्मान नहीं मिला। इससे आहत होकर के मैंने आज सरकार से इस्तीफा दिया है। तो ये दो क्रांतिवीर नेता हैं जो बता रहे हैं कि ये 5 साल जो योगी आदित्यनाथ की सरकार चली, इसमें दलित की, शोषित की, पीड़ित की, वंचित की कोई सुनवाई नहीं रही और इससे मन भर गया उनका। इतने आहत हो गए कि अब इस सरकार में रह नहीं सकते, इसलिए सरकार को छोड़ दिए। संजय चौधरी जी मेरे साथ में, भारतीय जनता पार्टी के सुधी प्रवक्ता हैं। जा रहे हैं आप दोबारा जनादेश लेने की आकांक्षा के साथ। किससे लेंगे जनादेश? जिनके साथ मिलकर सरकार चलाई आपने, वही बता रहे हैं कि सरकार किस कदर बर्बाद तरीके से आपने चलाई, किस तरीके से लोगों की अपेक्षाओं को आपने पूरा नहीं किया, किस तरीके से आपने लोगों का शोषण किया। अब कहां खड़े हैं संजय जी आप? हिमांशु जी, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की इस स्थिति का विश्लेषण करने के लिए अब 2 दिन की घटनाएं नहीं, पिछले 1 महीने की घटनाओं को अगर देखेंगे तो आज से 22 दिन पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के 7 विधायक, बसपा का 1 सिटिंग एमएलए और कांग्रेस के 2 एमएलए, यानी कि लगभग 10 सिटिंग एमएलए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे जी। तो मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण को देखने के लिए अगर आप इसकी विशद विवेचना करना चाहेंगे तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे सिटिंग एमएलए जो विरोधी दल के थे वे भारतीय जनता पार्टी में आए। आज की ही घटना को देखेंगे तो समाजवादी पार्टी का जो न्यूक्लियर है, उनका जो मेन परिवार है, उसी परिवार के समधी जो 3 बार से समाजवादी पार्टी के विधायक थे, खुद यादव हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। उनके साथ कांग्रेस का 1 सिटिंग विधायक भी शामिल होता है। इसके अलावा एक और भी शामिल होते हैं। तो मुझे लगता है कि इतने लोग अगर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं तो उसका विश्लेषण भी आज की घटना के साथ होगा तो हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को बेहतर समझ पाएंगे। 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीति का आकलन करने के लिए लोगों ने जातियों के मैथमेटिक्स को कागज पे उतारा और कागज पे जो जातियों का मैथमेटिक्स उतरा, लेकिन वो व्यवहार में परिणित इसलिए नहीं हो पाया कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के इस कास्ट मैथमेटिक्स को सोशल केमिस्ट्री से बदला है। तो मुझे लगता है कि इस पूरे विश्लेषण को तह तक हम तभी पहुंच पाएंगे जब हम 2 लोगों के मिलने पर एक राजनीतिक दल को बढ़ा पाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगातार राजनीतिक दल से राजनीतिक दल मिलने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी से कैसे हारते रहे हैं, इसका भी अगर समग्र विवेचना होगी तो मैं समझता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के भविष्य पर जब हम विचार कर रहे हैं तो जरूर समझ पाएंगे। आप देखिए कि कैसे विचित्र परिणाम उत्तर प्रदेश देता है कि जब दो युवा मिलते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े युवा मिलते हैं। उत्तर प्रदेश युवाओं का प्रदेश है, युवाओं की सबसे ज्यादा संख्या है, इसके बावजूद भी 2 युवा मिलकर उत्तर प्रदेश में 50 से कम संख्या पर आ जाते हैं। उसके बाद देखिए, एक राजनीति का अपने आप देश की राजनीति को समझने वालों के लिए एक बड़ा पैरामीटर्स है उत्तर प्रदेश का चुनाव। 90 के दशक और 2020 के दशक का जो अंतर है, राम जन्मभूमि के आंदोलन के समय जब समाजवादी पार्टी और बसपा मिलती है तो हिंदुत्व के उभार में समाजवादी पार्टी और बसपा मिलकर भाजपा को रोक देती है। लेकिन वही जब 2019 का चुनाव होता है तो इस कास्ट की जो मैथमेटिक्स है उस पर सोशल जो केमिस्ट्री है बीजेपी की, वो हावी हो जाती है और समाजवादी पार्टी और बसपा मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक पाते और एक विचित्र परिणाम आता है कि समाजवादी पार्टी से 2 गुनी सीट बसपा जीत जाती है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का कैलकुलेशन मैथमेटिक्स के बजाय इस सोशल केमिस्ट्री के बेस पे करेंगे तो हम बहुत बेहतर परिणाम पा पाएंगे। और तो आप केवल केमिस्ट्री पे ही आकलन करना चाहते हैं? आपके साथी, आपके हमसफर जिस तरीके से खुले तौर पर आपकी सरकार की आलोचना कर रहे हैं उस पर आप ध्यान नहीं देना चाहते?
आप जिनके लिए कालीन बिछाए थे, अपनी पार्टी के बनाए हुए नियम कायदे कानूनों को तिलांजलि देने के लिए तैयार हो गए थे, आज वो आपको सरेआम गरियाते हुए दूसरी ओर बढ़ रहे हैं। इस पर आप बात नहीं करना चाहते क्योंकि वो आपको मुफीद नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा परिवारवाद के खिलाफ, और वो स्वामी प्रसाद मौर्य के चरणों में पड़ी हुई दिख रही थी। स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट दिया, उनके बेटे को टिकट दिया, बाद में जब लोकसभा आई तो बेटी को भी टिकट दिया। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य आज बता रहे हैं कि आपने किस तरीके का कुशासन इस प्रदेश में किया, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते आप। दारा सिंह चौहान खुलेआम बता रहे हैं, बर्बाद कर दिया आपने प्रदेश को, किसी को कुछ नहीं मिला। जिन्होंने आप पे भरोसा किया था इसलिए आहत हो गए, वो पार्टी छोड़ रहे हैं। कहीं तो कुछ विचार करेंगे संजय चौधरी जी। 7 सपाई आए पर उससे ज्यादा अब भाजपाई सपाई हो रहे हैं, इस पर कोई तो टिप्पणी करेंगे संजय चौधरी जी, या केवल सोशल इंजीनियरिंग कास्ट इंजीनियरिंग में उलझते रहना चाहेंगे? हिमांशु जी, हमने देखा है, हमने केंद्र के सरकार में भी देखा है, ऐसे ही एक बहुत बड़े पिछड़े, जो पिछड़ों के सबसे बड़े प्रदेश बिहार की बात करते थे, उपेंद्र कुशवाहा को हमने देखा है। उनके भी त्यागपत्र का मजमून लगभग ऐसा ही था। वो भी विचारधारा के आधार पर अंतिम दौर पर मोदी सरकार को छोड़कर गए थे। उनका हश्र क्या हुआ ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, पूरे देश को पता है। तो हमने देखा है कि ऐसे लोग जो अंतिम दौर पर सरकार को विचारधारा के छोड़कर जा रहे हैं, वो वास्तव में जनता के बीच में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको नहीं देख पा रहे हैं। वो उस दर्द से नहीं अपने आप को सामंजस्य बिठा पा रहे हैं जो वास्तव में देश में जो गरीब महिलाएं हैं, जो गांव की महिलाएं हैं, जिनके लिए वास्तव में सामाजिक परिवर्तन का मतलब केवल उस सामाजिक सुरक्षा के लिए है जिसको सुलभ शौचालय के नाम पर बहुत छोटा आंका जाता है। लेकिन उनकी स्थिति देखिए कि अगर भरी बरसात के अंदर 2-2 दिन वो अपने शारीरिक प्रवाह को रोकती हैं और देश में उसमें परिवर्तन होता है, तो ये सामाजिक परिवर्तन है। अगर किसी के पास डायरेक्ट पैसा पहुंच रहा है और वो भ्रष्टाचार से हटकर पूरे का पूरा पहुंच रहा है, उसको विश्वास जग रहा है कि देश में जो सरकार है वो ईमानदारी से काम कर रही है, तो इस सामाजिक परिवर्तन को महसूस किया जाना चाहिए। और जो इस सामाजिक परिवर्तन को महसूस किया जाने से चूकते हैं, तभी वो होता है कि ईवीएम हैक हो गई, परिणाम ऐसे नहीं आए। आप बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं लेकिन आप मुद्दे पर बात नहीं कर रहे। इस परिवर्तन को महसूस करना चाहिए। जिनके साथ आप सरकार चला रहे थे, जो आपकी सरकार का हिस्सा थे, जिनके लिए आपने कालीन बिछाए हुए थे, अपनी पार्टी के नियम कायदे कानूनों को आप तिलांजलि दे दिए थे, वो आपके इस परिवर्तन को नहीं देख पा रहे हैं, तो दिखाना किसको चाह रहे हैं, ये सवाल है मेरा। फिर आपसे एक सवाल, जिसके बाद में मैं समाजवादी पार्टी के माननीय मनोज यादव जी के पास रुख करना चाहता हूं। जब पहले ऐसे दल परिवर्तन होते थे तो आप लोग बड़ी गर्व के साथ हमें बताते थे कि डूबते जहाज में कोई नहीं बैठता, सबको पता है जहाज डूब रहा है, इसलिए लोग सुरक्षित बचने के लिए दूसरे जहाज में जा रहे हैं, और वो जहाज भाजपा होता था। क्या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा डूबता जहाज है, इसीलिए ये मौसम वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी की नाव में सवार होना अपने लिए मुफीद मान रहे हैं? संजय चौधरी जी। हिमांशु, यही तो मैं कह रहा हूं कि 2 दिन को मत देखिए, आप 2 दिन को देख रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि 2 दिन को मत देखिए, 1 महीने को देखिए। 1 महीने में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाले, भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के जो सिटिंग एमएलएज हैं, उनके नंबर्स को देखिए, उनको कैलकुलेट कीजिए। वो समाजवादी पार्टी के भी हैं, वो बसपा के भी हैं, वो कांग्रेस पूरे तसल्ली से देख रहा हूं संजय चौधरी जी। 11 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी के बीच भारतीय जनता पार्टी के 18 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। सीतापुर से बीजेपी विधायक राकेश राठौड़ सपा में शामिल हो चुके, बहराइच से नानापुर से विधायक माधुरी वर्मा भाजपा छोड़कर सपा का दामन थाम चुकी। लंबी फेरिस्त है। लेकिन मैं मनोज यादव जी के पास आना चाहता हूं, समझना उनसे ये चाहता हूं कि मनोज यादव जी हमें लगातार बताते थे कि इस योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकार ने उत्तर प्रदेश का कबाड़ा कर दिया है, बर्बाद कर दिया है प्रदेश को। उत्तर प्रदेश बदलाव के लिए बेकरार है, इस बदलाव के लिए बेकरार है। जिन्होंने उत्तर प्रदेश का कबाड़ा किया उनको आप अपने यहां पे शरण दे रहे हैं, तो जिन्होंने बर्बाद किया उनकी जगह जेल में होनी चाहिए थे। देख रहे हैं वो तो समाजवादी पार्टी के मुखिया के घर पे हार फूल पा रहे हैं। तो थोड़ा समझ नहीं आ रहा मनोज जी, क्या करना चाह रहे हैं आप? देखिए हिमांशु जी, मैं शुरुआत करूंगा अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक दल से नहीं जी, अंतरिक्ष राज्य जी, अंतरिक्ष राज्य का सबसे बड़ा जो राजनीतिक दल है उससे हम बात शुरू करेंगे। एक स्वामी प्रसाद मौर्य के, आपको याद होगा,
जब ओम प्रकाश राजभर निकले तो दूसरे अनिल राजभर को खड़ा करके कह दिया, देखिए हमारे पास उनसे बड़े राजभर हैं। आज कितना सुनहरा अवसर था इनके। आपको तत्काल उप मुख्यमंत्री को यह कह के ट्वीट करना चाहिए था, चाणक्य रूपी गृह मंत्री जो देश के हैं शाह जी, उनको ये ट्वीट करना चाहिए था कि हमारे पास बड़ा वाला मौर्य है, इस छोटे मौर्य से हमारा क्या काम। जगह पे ट्वीट वो करती है अंतरिक्ष राज्य सरकार और पार्टी कि साहब ऐसा है, आ जाइए, अभी बड़े भाई आपके पास मौका है। समाजवादी पार्टी ने उनको मौका दिया, 2 दिन का समय है, यू हैव 2 days, आज का बिता दिया, कल का आपके पास समय है, रिवर्स गियर लगा लो। चाणक्य जी से चाणक्य वाली कोई सूझ युक्ति मिल जाए उसको बुला लो, जो कर सकते हो आप कर लो। क्योंकि आप न तो अंतरराष्ट्रीय दल है, न राष्ट्रीय दल है, अंतरिक्ष राज्य दल है, जो ब्रह्मांड में इकलौते सबसे बड़े राजनीतिक दल है। और जितना कुशाग्र बुद्धि के साथ राजनीति आप करते हैं, कोई दूसरा राजनीतिक दल उसको छू भी नहीं सकता, करना बहुत दूर की बात है। तो मैं ये जानना चाहता हूं सरकार से, जो आपने अपने संकल्प पत्र में लिखा था कि हम पिछड़ों के लिए बहुत बेहतर डबल इंजन की सरकार से काम करेंगे, कौन सा काम किया है थोड़ा बताइए ना। जब हिमांशु जी, मैं बीजेपी के प्रधानमंत्री से लेके और ग्राम के प्रधान तक जब बयान सुनता हूं तो ये 2 बातें सामने आती हैं और जो दुर्भाग्यपूर्ण लगती हैं। पहला, 5 किलो राशन दे रहे हैं और 1 शौचालय दे रखा है। यही है आपकी डबल इंजन की बुलेट ट्रेन की स्पीड की सरकार का परिणाम, कि आप 5 किलो राशन पे देश को लाके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ डेवलपमेंट 5 किलो राशन है। तो ये पिछड़ा भोला है, ईमानदार है, दलित, संयमित है, शोषित है, लेकिन मूर्ख नहीं है। आपने जिस तरीके से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में टीजेपी बना दिया, ठाकुर जाति पार्टी बना दिया, लोगों ने तो बीजेपी से समर्थन दिया था, आपके पास आए थे, आप उनके न्याय की बात कर रहे थे। लगातार पिछड़ों के नेता को इसलिए छोड़ रहे हैं, कोई समाजवादी पार्टी से उनको लगाव नहीं है। मैं स्पष्ट रूप कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी एक विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश में है कि वो बेहतर तरीके से हमारे पिछड़ों की बात कर सकती है, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ सकती है, इसलिए वो समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर प्यार दुलार और उन्होंने अपने सम्मान की बात कहीं देखने की कोशिश की तो वो आपके राजनीतिक दल के रूप में आपने आपको सारी डबल बात इंजन कह के ली, साथ- भाजपा को कटघरे में खड़ा करना था, आपने खड़ा कर लिया, लेकिन मेरे सवाल पे आप जाने तक की कोशिश नहीं की। मेरा सवाल है आपसे, आप लगातार और आपकी पार्टी लगातार 5 साल की भाजपा सरकार के कार्यकलापों की आलोचना करती रही है। आपका दावा है कि इस सरकार ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया। उस बर्बादी में जो बराबरी से भागीदार थे उनके लिए कालीन बिछाने की इतनी बेकरारी क्यों, ये मेरा सवाल है। चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, चाहे दारा सिंह चौहान हैं, जिम्मेदार मंत्री थे, 5 साल तक इस सरकार की प्रशस्ति गायन के लिए प्रदेश भर में दौरे करते थे, बताते थे कितना अच्छा सुशासन दे रहे हैं। आखिरी मौके पर दल परिवर्तन कर रहे हैं और आप उनका स्वागत कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। नहीं, ये बात बहुत शानदार सवाल आपने किया, इसके लिए आपको बधाई मैं देता हूं और जवाब मैं आपके सवाल का भी देता, लेकिन चूंकि अपने अंदर की बात भी कहनी है जो मौजूदा तमाम सारे प्रवक्ता लोग कहते फिर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी मंत्रियों पे कोई टिप्पणी की क्या? जिस पार्टी के विधायक कूटे जा रहे हैं, जिस पार्टी के सांसद कूटे जा रहे हों, जिस पार्टी के विधायकों को गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा हो, उसमें उन विधायकों सांसदों का क्या दोष? दोष तो उस टीजेपी का है जिसने उत्तर प्रदेश में अत्याचार किया, लोगों के हक की लड़ाई जो थी उस लड़ाई लड़ने की जगह उनका हक खा लिया। और समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुख्यमंत्री पे टिप्पणी की, क्योंकि ये सरकार कैबिनेट मंत्रियों की सरकार नहीं थी, विधायकों की सरकार नहीं थी। भले 325 का इनके पास मैंडेट था, लेकिन ये सरकार जो थी वो योगी आदित्यनाथ मठ वाले महंत की सरकार थी। सिर्फ सब कुछ वहीं पे सेंट्रलाइज हो गया। एक संगठन में बैठे थे जो महासचिव अपने आप को महामंत्री कहते हैं, बंसल जी थे, और एक मुख्यमंत्री थे। तीसरा था कौन? कोई स्टूल वाला था, कोई फाइबर की कुर्सी वाला था, कोई किनारे खड़े होने वाला था। उनपे क्या मैं टिप्पणी करूं या हमारी पार्टी क्या टिप्पणी करे? टिप्पणी तो उनपे करनी जिन पे ताकत थी, जिन पे बात थी। इन अगर टिप्पणी करनी तो बड़े टीम 11 पे टिप्पणी करनी सरल चाहिए। तरीके से मनोज यादव जी ने क्लीन चिट दे दी है भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्रियों को।
जितनी भी नाराजगी है, जितनी भी क्षुब्धता है, जितना भी असंतोष है, जितने भी आरोप हैं, वो केवल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल के संदर्भ में है। केशव प्रसाद मौर्य हों, दिनेश शर्मा हों या अन्य जितने भी हैं, उनके साथ समाजवादी पार्टी को कोई शिकायत नहीं है। वो सब ठीक काम कर रहे थे। जितना भी कसूर है इन दो ही नेताओं का है। मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाता हूं और अमरनाथ अग्रवाल जी के पास जाना चाहता हूं और उनसे समझना चाहता हूं, बड़ा दम दिखा रही है कांग्रेस। प्रियंका गांधी के चमत्कारिक नेतृत्व में इस बार चमत्कारिक परिवर्तन देगी कांग्रेस, पर लोग जो परिवर्तन ले रहे हैं दलों के स्तर पर, उसमें कांग्रेस में कोई संभावना नहीं देख रहे हैं। कितना निराश है अमरनाथ जी आप इस दृश्य को देखकर? सबका आकलन ये आ रहा है, मुकाबला भाजपा बनाम सपा। आप अभी भी कहीं नहीं, कुछ कहेंगे? आप अभी आप देखिएगा हम कहाँ हैं। आप ये देखिएगा, अब ये लोग कहीं नहीं बचे। राजनीतिक डिस्कोर्स बदल चुका है, विमर्श बदल चुका है। आज इमोशंस पे नहीं, अब मुद्दों पे वोट पड़ना है जी। और जिस तरीके से प्रियंका जी, मैं आपको लाइन से फहरिस्त गिना दूंगा, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो शुरू में सोनभद्र हो, चाहे फिर लखीमपुर हो, उन्नाव हो, जाके जिस तरीके से जनता के बीच में जनता के मुद्दे उठाए, उनका असर हुआ। सोनभद्र में प्रियंका जी को गिरफ्तार किया जाता है, लखीमपुर में गिरफ्तार किया जाता है, कहीं निकलने नहीं दिया जाता है। और आज जिस तरीके से 40% महिलाओं को टिकट देने की बात प्रियंका जी ने करी, उनके लिए और तमाम तरह की सुविधाएं देने की बात करी है, वो राजनीति में उनको लाने की, उनके 50% की भागीदारी सुनिश्चित करने की जो बात हुई है। और आपने देखा कि जिस तरीके से मैराथन हमारे जहां जहां हुई है, 50,000 की तादाद में लड़कियों ने भागीदारी दी। अगर हमारी तरफ ध्यान नहीं होता तो नहीं लेती। और दूसरी बात, बीजेपी तो चुनाव कब का हार चुकी, पंचायत में ही हार चुकी। जिस तरीके से लखीमपुर में आपने देखा था, महिला की साड़ी तक खींची गई है, किस तरह से गुंडई हुई है। आज भी योगी जी काम पे वोट नहीं मांग रहे हैं, तोप पे वोट मांग रहे हैं, बुलडोजर पे बैठ के वोट मांग रहे हैं। कारण क्या, इनके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं। आज जो ओबीसी की बात कर रहे थे, ओबीसी थका हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि ये पार्टी और इनका जो मूल संघ है वो ओबीसी के साथ कभी नहीं है। आपने देखा होगा बिहार चुनाव जब चल रहे थे तो बीच में एक आवाज आई थी कि हम ओबीसी की आरक्षण की समीक्षा करेंगे। इनको बयान फौरन बदलना पड़ा, रहे गलती हो गई। दूसरा, अयोध्या मंदिर बना रहे हैं, वहां जमीन की लूट हो गई है। अरे मंदिर आप क्यों बना रहे हैं? मंदिर कोर्ट के आदेश से बन रहा है, आप अपने को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं उसमें? अगर आपको लालच नहीं है, लूट का लालच नहीं है। पहले राम ईंटें बेची गई, फिर सहयोग राशि ली जा रही है। अरे यहाँ भी चंदा खा रहे हो भैया, कोर्ट के आदेश पे बन रहा है। अमरनाथ जी, आपकी बात तो हम समझ गए। आपने बताया भाजपा तो बर्बाद कर दी, उसमें तो कोई आपसे विमर्श कर नहीं रहे। आपसे जानने में दिलचस्पी है कि भाजपा से निराश लोग कांग्रेस में कोई उम्मीद क्यों नहीं देख रहे, ये सवाल है। या आपको भी समाजवादी पार्टी की संभावना दिख रही है और इसमें ही आप खुश हैं? कम से कम भाजपा तो नहीं है जितना खुश आप बंगाल में थे कि हम भले ही शून्य पर आए, लेकिन ममता जी ने भाजपा को ठीक से हरा दिया। तो उत्तर प्रदेश में भी क्या उसी भूमिका में कांग्रेस अपने आप को देख रही है? यार हमारा कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, समाजवादी पार्टी आ जाएगी तो अभी अपना काम हो जाएगा। थोड़ा रोशनी दीजिए ना अमरनाथ जी। 5 सेकंड ले लूं आपसे। जिस तरीके से हमारी बनारस प्रियंका जी की रैली में अपार भीड़, गोरखपुर में भीड़, चित्रकूट में भीड़, और जिस तरह से मैराथन हुए और जो रिस्पांस मिला है पब्लिक का आज, वो सिर्फ और सिर्फ विश्वास अब हमारे ऊपर रहा। आपको ये चुनाव के नतीजे आएंगे, दिख जाएगा क्या हो। तो जनता का भरोसा है, नेताओं का भरोसा अभी भी कांग्रेस के प्रति नहीं है। अमरनाथ जी कह रहे हैं नतीजे का इंतजार कीजिए, तो हम कर लेंगे, लेकिन श्रवण गर्ग जी के पास में तो अभी कहने के लिए बहुत कुछ है। श्रवण जी, आपसे जानने में मेरी बड़ी दिलचस्पी है। आप भी इस दृश्य के आदी हो चुके हैं कि जब चुनाव आए तो तमाम दलों के लोग भाजपा में आए। ये कोई बड़ी घटना नहीं होती, हम लोग आदी हो गए। पर अभी जो हो रहा है ये आपको कितना अप्रत्याशित लग रहा है, कितना अचंभित कर रहा है, और ये अचंबा आने वाले समय की क्या आहट श्रवण गर्ग जी को सुना रहा है? देखिए हिमांशु जी, ये काफी बड़ी घटना है जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है जी। लोग, दो चीजें हो रही है। वो जमीनी हकीकत को ज्यादा जानने वाले लोग हैं, क्योंकि उनको राजनीति का ही उनका जीवन है। वो राजनीति के बिना रह नहीं सकते और सत्ता के बिना नहीं रह सकते। तो ये लोग एक बिना इस चीज की परवाह किए हुए कि अखिलेश अगर हार जाते हैं और योगी फिर से आ जाते हैं सत्ता में, तो उसके परिणाम क्या होंगे, इस चीज की चिंता किए बगैर वो छोड़ रहे हैं बीजेपी को। ये बड़ी चीज है।
आपने बंगाल का एक उदाहरण दिया, मैं उसकी चर्चा इसलिए करना चाहता हूं कि ये गलती बंगाल में कुछ लोगों ने की थी, जो प्रचार से प्रभावित होकर बीजेपी के तृणमूल को छोड़ दिया था उन्होंने, बाद में बहुत पछतावा किया उन लोगों ने और वापस आए। पर उत्तर प्रदेश का मामला बिल्कुल अलग है। उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो, देखिए, एक तो ये कोई सिद्धांत के लिए नहीं जा रहे हैं, चाहे दारा सिंह हो या स्वामी प्रसाद हो। ये कोई जो बातें कह रहे हैं 5 साल तक आप सत्ता में क्यों बने रहे अगर आपका काम नहीं हो रहा था, तो ये तो निश्चित रूप से सत्ता के लिए जा रहे हैं, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। और बंगाल में भी जो लोग बीजेपी में आ रहे थे वो सत्ता के लिए आ रहे थे, और तृणमूल में वापस गए वो भी सत्ता के लिए गए। दिक्कत ये है कि जो समझ है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय काफी कमजोर है वहां, और लोगों की काफी नाराजगी है। ये अखिलेश के प्रति प्रेम नहीं है। देखिए, अखिलेश का कोई वहां उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई महान कंट्रीब्यूशन नहीं है, या उन्होंने कोई 5 साल में कोई नैरेटिव खड़ा नहीं किया है अपने इर्द गिर्द। कांग्रेस का हो सकता था, पर कांग्रेस का अभी जो दिख रहा है वो ऐसा लग रहा है कि किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है और लोग देखने आ रहे हैं उसको। उसके बाद वो फिल्म जब रिलीज होगी तब उसमें कितने टिकट पर जाएंगे लोग, ये अभी थोड़ा सा भीड़ को मैं कोई बड़ा प्रमाण नहीं मानता। मैं राजनीति को जो जमीन पर देख रहा हूं वो ये देख रहा हूं, अमरनाथ जी मैं बोल लूं उसके बाद बोल लें तो, या बहुत जरूरी हो तो आप बोल लीजिए पहले। नहीं, अमरनाथ जी ने हस्तक्षेप चाहा है, लेकिन जब आपकी बात पूरी हो जाएगी तभी अमरनाथ जी के हस्तक्षेप को हम लेंगे। श्रवण जी, आप अपनी बात पूरी करें। तो राहुल जी जब एड्रेस करते हैं या कांग्रेस के बड़े नेता जब एड्रेस करते हैं तब ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, लोग उसको देखने जाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी छोड़ चुके हैं अमेठी, उत्तर प्रदेश छोड़ गए, वायनाड चले गए। वो जब आते हैं तो लोग देखने को आते हैं कि वो राहुल गांधी हैं। प्रियंका जी भी अभी काफी लेट आई हैं वहां के परिदृश्य पर। 2019 में उनके जिम्मे पूर्वी उत्तर प्रदेश था, आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस का सफाया हुआ वहां। तो अपन उसमें अतीत में नहीं जाएं, अपन तो ये कह रहे हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी एक तनाव की मुद्रा में है जी। और वो तनाव ये है, वो दिख रहा है। मतलब केशव प्रसाद मौर्य अगर बीबीसी के संवाददाता का माइक उखाड़ के फेंक देते हैं और वीडियो डिलीट करवा देते हैं, और या प्रधानमंत्री एक नॉन इशू को इशू बना देते हैं भटिंडा में, और आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही कमेटी गठित की और राज्य और केंद्र की जांच समितियों को बंद करने को कहा काम, तो वैसे ही एक नैरेटिव नेशनल मीडिया पर सुरक्षा का फिर से चालू हो गया, पूरी की पूरी बहस। तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो या तो हिंदुत्व मुद्दा है या प्रधानमंत्री की सुरक्षा मुद्दा है। तो अभी इस समय की जो स्थिति है वो ये है कि लोग समाजवादी पार्टी में इसलिए जा रहे हैं कि उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है। और अगर आप वैसे भी देखें तो करीबन पिछले चुनाव में भी कोई 15-16% जो लोग थे जी, जो सत्ता में थे बीजेपी के साथ, वो दूसरी पार्टियों से आए थे जी। अब ये जो पूरा मामला बन रहा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश बंगाल की तरह नहीं है, आपने देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहां बीजेपी के लोग जा ही नहीं पा रहे हैं। मतलब कोई भी रैली हो या कोई सभा हो, प्रधानमंत्री तो गए नहीं वहां। तो पूरा का पूरा कोई 100 से करीब 100 से ज्यादा सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जी। पूर्वांचल में तो कोई किसान का आंदोलन नहीं है, तो वो एक किसान जाके और थप्पड़ लगा देता है वहां मंच पे चढ़ के। नाराजगी बहुत ज्यादा है, और ये जो इन्होंने शुरू किया है हिंदू मुस्लिम एजेंडा या हिंदुत्व का जो एजेंडा शुरू किया है, किसानों की नाराजगी, हिंदू मुस्लिम, अब्बा जान चचा जान,
ये तमाम चीजें उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए एक बड़ी खंदक बन गई है, जिसमें हो सकता है अब निकल आए। अगर ये उत्तर प्रदेश में संकट से बीजेपी, तो बहुत बड़ी घटना होगी, क्योंकि इसका जो नतीजा होने वाला है उत्तर प्रदेश का जी, वो तो अखिल भारतीय स्तर पर होने वाला है, और वो बीजेपी की अंदरूनी राजनीति को भी प्रभावित करेगा, देश की राजनीति को भी करेगा, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री की छवि को भी। कई सारे आयाम हैं उत्तर प्रदेश के नतीजों के संदर्भ में। 2024 का भविष्य भी इससे जुड़ा हुआ है। पर मैं श्रवण जी आपसे जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी नए नए लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कराती है। उत्तर प्रदेश की अहमियत से भाजपा अनजान है, ऐसा तो आप भी नहीं मानते हैं। अमित शाह खुद व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, इसके बावजूद भी लोग छोड़ रहे हैं। क्या वाकई भाजपा के लिए इतना अंधेरा हो गया कि लोगों को अब अपना दीपक कहीं और जलाने की जरूरत आन पड़ी? या भाजपा जो अपना एक रणनीति बना रही है कि बड़े पैमाने पर टिकट काटेंगे, इनको अंदेशा हो गया है कि इनके टिकट कट रहे हैं, इसलिए उससे पहले ही भाग ले रहे हैं? दो चीजें हैं जी। भारतीय जनता पार्टी में एक नए किस्म का जो योजना चल रही है, जिसमें कि काफी पहले इन्होंने कहा था कि कितने लोगों के टिकट कटने वाले हैं जी। तो एक तो वो शंका तो है जी। पर उसमें यह नहीं लगता था कि स्वामी प्रसाद मौर्य का टिकट कटेगा जी। या दारा सिंह का टिकट कटेगा या राजभोर का टिकट कटेगा। इन लोगों के टिकट कटने की बात नहीं थी जी। तो इसलिए मैं टिकट कटने को नहीं मानता हूं कि कोई कारण हो सकता है। मैं ये मान सकता हूं कि ये लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी उत्तर प्रदेश में बहुत जबरदस्त तरीके से है, और वो मोदी जी के खिलाफ और योगी के खिलाफ, दोनों के खिलाफ है। आपने अमरनाथ जी से एक सवाल पूछा कांग्रेस को लेकर जी। मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस निश्चित रूप से मैदान में है जी। और काफी इलाकों में है वो जहां जहां समाजवादी नेतृत्व के खिलाफ असंतोष है और भाजपा के खिलाफ असंतोष है। उनको एक जो दरवाजा चाहिए प्रवेश के लिए उत्तर प्रदेश में, और ऐसा देखिए ट्रेडिशनली तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस का ही गढ़ रहा है जी। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रवेश हुआ है 2017 में पहली बार हुआ है कि पूरी तरह से उसके हाथ में सत्ता आई है जी। नहीं तो उत्तर प्रदेश का इतिहास तो कांग्रेस का इतिहास रहा है जी। मायावती और समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है, मतलब बैकवर्ड क्लासेस का रहा है या माइनॉरिटीज और इन लोगों का रहा है जी। ये जो हिंदुत्व का एजेंडा आया 2017 में और गोरखनाथ के मठ को इन्होंने लखनऊ में स्थापित कर दिया, उसके बाद से ये तमाम चीजें चली हैं जी। और वो 5 साल टिक नहीं पाई। ये दिक्कत ये है। तो बहुत बड़ा चैलेंज जो भारतीय जनता पार्टी के सामने है कि हिंदुत्व के एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ना चाह रही है वो काम नहीं कर रहा है उत्तर प्रदेश। काम नहीं कर रहा है। ये आकलन है श्रवण गर्ग जी का, और ये आकलन इस बात पर आधारित है कि भाजपा के तमाम बड़े चेहरे विकल्प को खोज रहे हैं। मैं वापस संजय चौधरी जी के पास आना चाहता हूँ, और चौधरी जी आपसे समझना चाहता हूँ कुछ नेताओं को छोड़ने पर इतनी बौखलाहट क्यों? आपके प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय गौरव भाटिया, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने ट्वीट किया केशव प्रसाद मौर्य सूर्य है, स्वामी प्रसाद मौर्य अंधकार। अब आपसे ये जानने में मेरी बड़ी दिलचस्पी है कि 5 साल तक अंधकार को इतने सम्मान के साथ बनाए रखने की वजह क्या थी, जो आज अचानक आपको बोध हुआ कि सूर्य आपके पास था फिर भी अंधकार के लिए कालीन आपने बिछाए थे? थोड़ा रोशनी देंगे? मैं समझता हूं कि अपनी बात को रखने से पहले मैं 2 एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं जी। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो तथ्यों को रख रहे थे जी, उसमें मैं थोड़ा संशोधन चाहता हूं जी। इनका कहना था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा जा नहीं पा रही है और प्रधानमंत्री भी नहीं गए। मैं थोड़ा दुरुस्त करना चाहूंगा कि नोएडा, मेरठ और अलीगढ़, इन 3 रैलियों में प्रधानमंत्री की जो रैलियां थी इसमें मैं रहा हूं, तो इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि आपका जो तथ्य है वो सत्य पर आधारित नहीं। दूसरा, आपने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी राजनीति के बहुत गहरे जानकार हैं, उनको बहुत अच्छी राजनीति की है। तो मैं बता दूं कि जिस मुद्दे पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जाना हुआ वो वास्तव में उनका बेटा अपने बेटे के लिए
जो टिकट चाह रहे थे, उनका बेटा 2 बार लगातार हार चुका है और उसी को टिकट को लेकर यह मामला था। तो जो राजनीति का इतना गहरा जानकार है, उसका खुद उत्तराधिकारी अगर 2 बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में हार जाए तो मुझे लगता है कि राजनीति की उनकी जानकारी पर निश्चित रूप से एक बार प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। और तीसरा उन्होंने तथ्य रखा कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार 2017 में आई। मैं इसको भी दुरुस्त करना चाहूंगा कि 1991 में भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार बन चुकी है उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी, मुझको लगता है कि 2003 तक सरकार में रही, शामिल रही अलग अलग हिस्सों में। तो वो भारतीय जनता पार्टी का लगातार 1990 से उत्तर प्रदेश में एक व्यापक जनाधार है, और वो तब से है जब से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस शून्य हुई है। तो ये एक तथ्यात्मक चीज मैं रखना चाहूंगा, और उसके आधार पर मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का विश्लेषण अगर श्रवण जी करेंगे तो वो बहुत बहुत बेहतर तरीके से परिणाम पा पाएंगे जी। तो रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य जी की, जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी भाजपा में रहे हैं, और भाजपा में जब तक वो रहे हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के समर्थन में रहे। दूसरा, जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तब उत्तर प्रदेश में लीडर ऑफ अपोजिशन कौन था? अगर हम खगालेंगे तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ही लीडर ऑफ अपोजिशन थे, जो अखिलेश जी के खिलाफ वैचारिक आधार पर लड़ते रहे। वो बसपा के रिप्रेजेंटेटिव थे, और उत्तर प्रदेश में उस समय एक इशू बड़ा चल रहा था, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, मतलब रिजर्वेशन में प्रमोशन की बात थी। बसपा उसके समर्थन में थी, और समाजवादी पार्टी ने रिजर्वेशन इन प्रमोशन को 0 कर दिया था। जिनका प्रोन्नति हो गई थी उन लोगों को भी नीचे लाकर खड़ा कर दिया था, उनका भी प्रमोशन रद्द कर दिया था। तो मुझे लगता है कि जिस आधार पर वो दलितों को, पिछड़ों को आगे ले जाने की बात करते हैं, वो वैचारिक आधार अखिलेश यादव जी की सरकार में उसके वो विरोध में रहे थे और उस नीतियों के विरोध में रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये जो वैचारिक आधार पर वो कह रहे थे कि मुझे घुटन महसूस हो रही है, ये भी मामला ठीक नहीं लगता है। तो किस वैचारिक आधार पर उसी विरोधी के पास जाकर खड़े हो गए हैं, इसका तो जो मैं बात कर रहा था कि जिस प्रकार से वो अपने लड़के को सीट चाह रहे थे और लड़कों की सीट को मिलने की संभावना नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा रीजन था, और उसी के आधार पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पार्टी से जाने का मन बनाया है। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अंतिम दौर तक इस बात का प्रयास कर रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपने सारी बात कही, एक तो ये इसका उत्तर नहीं मिला जो आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने ट्वीट किया हुआ है, केशव प्रसाद मौर्य सूर्य हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य अंधकार। टिप्पणी चाहिए आपकी, इसे आप खारिज नहीं कर सकते हैं। आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, 5 साल तक अंधकार को इतने सम्मान के साथ क्यों बिठाए रहे थे, ये जानना है। एक बेटे की टिकट के लिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। स्वामी प्रसाद मौर्य के संदर्भ में आप अपनी पार्टी की नीति बता रहे हैं, उनकी बेटी तक को तो सांसद बनवाए हुए हैं आप, ये भी सामने है। दूसरा, आपसे जानने में दिलचस्पी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2 बार हारे हुए अपने बेटे की टिकट की खातिर पार्टी छोड़ दी, अपना मंत्री पद छोड़ दिया। दारा सिंह चौहान ने क्यों छोड़ दिया? उनका भी कौन सा बेटा बेटी चुनाव लड़ने चाह रहे थे और आप उसे टिकट नहीं दे रहे थे? थोड़ा उस पर भी रोशनी मिल जाए, हमारा ज्ञानवर्धन हो जाएगा। हिमांशु जी, मुझको कहना, मुझे लगता है कि आप कह रहे हैं, लेकिन पार्टी ने उनसे आग्रह किया था कि वो जिस सीट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, इसके बजाय वो दूसरी सीट उनको ऑफर हुई है कि वो दूसरी सीट पर लड़ें, क्योंकि पार्टी का जो फीडबैक है, पार्टी ने जो अपना आकलन किया है, उसके हिसाब से दारा सिंह चौहान जी जिस सीट पर हैं उस सीट पर उनके जीतने की संभावना कम थी। इसलिए पार्टी ने उनको कम्युनिकेट किया था कि वो दूसरी सीट उनको एक बताई गई थी कि जिस पर वो लड़े तो बेहतर होगा। लेकिन जो परिस्थिति है उसमें उनका जो निर्णय है वो उनका निर्णय है। लेकिन ये एक पार्टी के जो भीतर जो बातचीत है वो यही है कि उनको कहा गया था दूसरी सीट। तो मैं एक बात नहीं समझ पा रहा, आप तो बता रहे हैं, आपकी पार्टी बता रही है 350 सीटें इस बार जीतने जा रहे हैं। काम इतना बेहतरीन किया है कि कोई सपा बसपा फसपा किसी की कोई हैसियत नहीं है, और यहीं पर आप बता रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य इतने बड़े नेता जो थे, उनका बेटा फिर चुनाव जीत नहीं सकता। दारा सिंह चौहान वन मंत्री थे आपकी सरकार के, ये हालत है उनकी कि अपनी सीट पर जीत नहीं सकते। ये आपके है एक तरफ 350 सीटों का दावा, योगी आदित्यनाथ की लहर, मोदी जी के प्रति रुझान, और मंत्रियों के जीत के लाले। बात समझ नहीं आ रही, थोड़ा और बेहतर तरीके से समझाएं। क्या हो गया आपकी पार्टी को, क्या हो गया आपकी पार्टी के नेताओं को, क्या हो गया आपकी पार्टी की संभावनाओं को? आप खुद यहां बता रहे हैं उनके जीतने के हालात नहीं थे, इसलिए हम कह रहे थे कहीं और चले जाओ। मंत्रियों की यह हालत है, बाकी का क्या होगा?
हिमांशु जी, आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और घटना होती है। मैं समझता हूं कि उससे आप इंटरनेट लिंक करेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। समाजवादी पार्टी ने अपने सहयोगी दलों की मीटिंग ली और उस मीटिंग में आपको पता है क्या तय हुआ? ये तय हुआ कि समाजवादी पार्टी के जो भी सहयोगी दल हैं उनके पुत्रों को टिकट ओके हो गई। वो शिवपाल जी के पुत्र की भी टिकट ओके हुई, ओम प्रकाश राजभर जी के पुत्र की भी टिकट ओके हुई, पटेल जी की, मैडम पटेल जी की पुत्री की भी टिकट ओके हुई। जो भी सहयोगी दल हैं उनके पुत्रों की टिकट आज समाजवादी तो पार्टी ये अधिकार संजय चौधरी जी केवल भारतीय जनता पार्टी के पास ही है कि जो नेता बाहर जाएंगे उनके बच्चे बच्चियों को टिकट केवल आप ही देने का अधिकारी होंगे। समाजवादी पार्टी कोई अधिकार नहीं है, कांग्रेस कोई अधिकार नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य आए, उनके साथ साथ उनके बेटे को भी आपने टिकट दी। यह अधिकार केवल भाजपा के पास सुरक्षित है और वो परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी को उसके बाद सांसद की टिकट दे दी, यह भी अधिकार केवल भाजपा के पास ही सुरक्षित रहेगा और कोई करेगा तो परिवारवाद की श्रेणी में आएगा। और संजय चौधरी जी यहां बताएंगे देखो कितना बड़ा अनर्थ हो रहा है, ये देखो समाजवादी पार्टी किस प्रकार का काम कर रही है। ऐसा ही है संजय जी, ये सारे राइट्स आप ही के पास है। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को टिकट मिलेगी, ये आपकी पार्टी ही तय करेगी। कल्याण सिंह के बेटे को टिकट मिलेगी, ये केवल आपकी पार्टी के पास में विशेषाधिकार रहेगा, बाकी किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि बाकी किसी को इस प्रकार का फैसला लेना अगर कोशिश करेगा तो उस पर आप सवाल उठाएंगे। ऐसे ही हिमांशु जी, अगर एक परिवार के एक व्यक्ति को टिकट मिल जाए लेकिन परिवार के सारे व्यक्तियों को ही टिकट मिल जाए, यह संभव है कि मुलायम सिंह जी भी हो, अखिलेश भी हो, शिवपाल भी हो और उसके बाद उनकी बेटी भी हो, उनकी बहू भी हो, उनके साले भी और हो। स्वामी प्रसाद मौर्य के संदर्भ में आपने किया उस पर तो कुछ कहिए ना संजय जी। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी मिले, उनके बेटे को भी मिले, उनकी बेटी को भी मिले, तब आपको यह बात दिमाग में नहीं आई थी? एक हो सकता है लेकिन केवल उस पार्टी में ही सत्ता चली जाए ये तो नहीं हो सकता ना। हमने उत्तर प्रदेश में देखा है कि किस प्रकार एक संजय जी इसका जवाब मुझे दे नहीं रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य के संदर्भ में वो इधर उधर घूम रहे हैं लेकिन जवाब दे नहीं पा रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी, बेटे को भी, बेटी को भी, फिर भी वो स्वामी अब आपके साथ नहीं है। क्यों नहीं है विचार करना होगा। लेकिन अमरनाथ अग्रवाल जी हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, एक बार उनका हस्तक्षेप सुनते हैं। जी अमरनाथ जी। अभी ये संजय चौधरी जी ने कहा कि मौर्य हार रहे थे, वो हार रहे थे, सब हार रहे थे जो चले जा रहे हैं। अरे भाई इनको ये हकीकत नहीं मालूम कि ये बीजेपी हार रही थी इसलिए वहां भगदड़ मची। अरे किसान कुचल दोगे और मंत्री बना रहेगा। बेरोजगारी चरम पर है, 120 रुपए लीटर पेट्रोल बेच दोगे और तो वोट पाने की उम्मीद करोगे। राम मंदिर पे चंदा खा जाओगे, वोट पाने की उम्मीद। कोरोना में आदमी इस तरह व्याकुल था, सड़कों पर टहल रहा था, सरकार सो रही। ऑक्सीजन सिलेंडर 50,000 रुपए का बिक रहा था, रेमडेसिविर इंजेक्शन 25,000 रुपए का बिक रहा। बेड नहीं थे, कोई व्यवस्था नहीं थी। आज की डेट में मैं बहुत हास्यास्पद बात है, आज क्या हो रहा है? 12 पन्ने के अखबार में 8 पन्ने विज्ञापन के बीजेपी के होते हैं। क्या होता है? 1527 करोड़ का उद्घाटन ऑब्लिक शिलान्यास ऑब्लिक लोकार्पण। जब वहां जाइए तो पता लगता है 1227 करोड़ की जगह 27 करोड़ का तो कुल लोकार्पण हो रहा है, 1200 करोड़ का सब विभाग दिखाया जा रहा है। ये फ्रॉड जनता समझ रही है। आप एक चीज और देखिए, कितने मेडिकल कॉलेज बना दिए। अरे कहां बना दिए? एम्स गोरखपुर तक आज नहीं बन पाया, अभी वेराइबिलिटी नहीं बन पाया और जिला अस्पतालों को अपग्रेड कर दिया, कह दिया बन गए। कि जनता देख नहीं रही है? जिस जिले में जा रहे हैं जनता हिसाब मांग रही है। आपने कुचल दिया किसानों को, मंत्री बने रहेंगे आप संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं, आप इंटरनेशनल बॉर्डर, इंटरनेशनल इश्यूज में आप फेल, महंगाई में आप फेल। 2 उद्योगपतियों के लिए आप सरकार चला रहे, किसान बिल लाए उन्हीं के लिए थे, माफी मांगी, शर्मनाक है और वापस लिया। आप कह रहे थे 1 साल लगा दिया। हर मुद्दे पर विफल हो गई है सरकार। अमरनाथ अग्रवाल फेरिस्त गिना रहे हैं, पर अमरनाथ जी के पास में इस बात का जवाब नहीं है कि इस विफलता के बावजूद भी कांग्रेस के प्रति आकर्षण क्यों नहीं है। लेकिन मैं वापस मनोज यादव जी के पास जाना चाहता हूं, मनोज यादव जी से जानना चाहता हूं, भाजपा के ये हार के डर से घबराए हुए लोग समाजवादी पार्टी में आश्रय पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो लोग 5 साल से संघर्ष कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के वो कार्यकर्ता, वो नेता जो 5 साल तक इस उम्मीद के साथ जमीन पर सक्रिय रहे कि वक्त आएगा 2022 में हमारा जनता के साथ हम फिर कुछ करिश्मा करेंगे, उनकी संभावनाओं पे पलीता क्यों लगा रहे हैं आप? स्वामी प्रसाद मौर्य जिस सीट से लड़ते हैं वहां पर समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता रहा होगा जिसने 5 साल से मेहनत की होगी, उसकी मेहनत का क्या मोल चुकाएंगे आप
जानने में दिलचस्पी है। जिस तरीके से भाजपाइयों की आश्रय स्थली समाजवादी पार्टी को बनाने के लिए आप प्रयत्नशील हैं, क्या अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं की मेहनत में भरोसा नहीं रहा मनोज यादव जी आपकी पार्टी को, जो इन आयतित नेताओं के भरोसे सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, हाईएस्ट सीटें समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 236 के करीब जीती हैं विधानसभा जी। अब तक का जो सबसे बेहतर परिणाम हमारा जी, यानी कि हमारे पास संभावनाएं जी, लगभग 150 सीटों से ऊपर का संभावनाएं हमारे पास अभी भी है, जहां पे हमारे समीकरण नहीं है, जहां हमारे सिस्टम इतनी मजबूती के साथ विधानसभाओं में नहीं है कि हम वहां पे बेहतर तरीके से सीटें जीत सकें। जी। तो समाजवादी पार्टी के पास अभी एक स्पेस है। बहुत सारे जवाब देने थे मुझे, लेकिन वो सवाल आपने पूछ लिए खुद बीजेपी प्रवक्ता से, इसलिए मेरी बात आधी रह गई। मैं ये पूछना चाहता हूँ और इस पे बहस होनी चाहिए कि आखिर जो आने वाले लोग, ज्यादातर विधायक और जो मंत्रियों का सिलसिला, पहले तो संजय जी को ये बता दूं कि ये दो ही नहीं है जी। आप दो के लिए आज टीवी चैनल पे बैठे हो, जब कल 1 दर्जन आ जाएंगे तब क्या आप बताओ? क्या इन 1 दर्जन क्या या नहीं किया अपने विभाग का क्या बताओगे आप? इसलिए अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी। बेहतर रणनीति आपकी वो थी कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को निकाल देते, उसने तो इस्तीफा दिया नहीं अभी बीजेपी से। श्री मौर्य जी का पद से इस्तीफा हुआ है, उनकी बेटी को निकाल देते पार्टी से, दारा सिंह को निकाल देते, या जो संभावित है जो आपकी पार्टी से जा सकते हैं उनको निकाल देते। ज्यादातर आने वाले लोग, हिमांशु जी, बहुत ईमानदारी से आपके चैनल पे मैं बता रहा हूँ, वो दलित और पिछड़े हैं जी। और दलित और पिछड़ों की जो संख्या समाजवादी पार्टी की तरफ आ रही है, उसके पीछे उत्तर प्रदेश का 2022 का पूरा चुनाव है जी। लोहिया जी का आज आपने वक्तव्य सुनाया, उन्होंने कहा काम पे चर्चा होनी चाहिए, डेवलपमेंट पे बात होनी चाहिए। उन सारे विचारों को अगर मैं ध्यान से समझूं तो उसका लब्बो-लबाब यही निकलता है कि मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, मुद्दों पे राजनीति होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने अपने डेवलपमेंट करने के बाद क्या कहा 2017 में? जी। मेट्रो पे वोट मांगा, एक्सप्रेसवे पे वोट मांगा, लैपटॉप पे वोट मांगा, महिलाओं की पेंशन पे वोट मांगा, तमाम सारे जो सूखाग्रस्त एरिया थे वहां पे राशन पे वोट मांगा। इन्हीं सब चीजों पे तो वोट मांगा हमने। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने शमशान और कब्रिस्तान के नाम पे वोट मांगा, पिछड़ा और दलित के नाम पे वोट मांगा, यादवों को पिछड़ों से अलग किया, जाटों को दलितों से अलग किया, हिंदू को मुसलमान से अलग किया। ये मुद्दा था इनका। आज जब उन्हीं वोट ने आपको इतना बड़ा प्रचंड बहुमत दिया तो आपने उन्हीं को ठगा है। इसलिए आज ये पूछना चाहती है जनता उत्तर प्रदेश की कि आप क्या बताना चाहते हो? क्या बीजेपी टीजीपी में कन्वर्ट हो गई जो आप कुछ नहीं बोलते हो? आपने किस पे कार्रवाई की? आप जो आपके सांसद कूटे जा रहे हैं, विधायक कूटे जा रहे हैं, मंत्री कूटे जा रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं सरकार पे, आपने क्या जवाब दिया? किससे चर्चा की आपने? क्या पिछड़ों की आप आरक्षण की बात पे आप आए खुल के सामने? 68,500 की भर्ती हो, 69,000 की भर्ती हो, जिस तरीके से उसमें पूरा एक लूपहोल रहा सामने। मनोज जी, मैं बीच में रोकना चाहता हूं आपको। आपने कहा कि इन्होंने ठगा है, जो इन्होंने बातें कही थी उसे किया नहीं, पर अतीत के 3 चुनावों के नतीजे तो बताते हैं कि लोगों का भरोसा भाजपा के साथ ही है। आप बात कितनी भी बड़ी कर लो, पर जनता का समर्थन वोटों की शक्ल में, सीटों की शक्ल में आपके साथ तो दिखता नहीं। 2014 में आपकी सरकार रहते हुए जिस बुरी तरीके से आप हारे, उसमें आपको स्वयं शर्मिंदगी होती होगी। 2017 का विधानसभा चुनाव शायद आप याद भी ना रखना चाहें, जैसे परिणाम आपको देखने को मिले थे। 2019 का लोकसभा चुनाव आप कहीं दिखे नहीं। संजय चौधरी जी अभी आप पे व्यंग कर रहे थे खुलेआम कि जिनके सहयोग से आपने चुनाव लड़ा वो दुगनी सीटें पा गए, पर आप उसकी आधी पे रह गए। लगता नहीं आपको कि 2 नेताओं के बयान, एक स्वामी प्रसाद मौर्य, एक दारा सिंह चौहान, जिनको भारतीय राजनीति में अवसरवादी कह के संबोधित किया जाता है, उनके बयानों ने थोड़ा हौसला आपका ज्यादा बढ़ा दिया? भाजपा का अतीत इतना खराब तो नहीं जितना आप खारिज कर दे रहे हैं। देखिए, मैं जो बातें कहूंगा बहुत बेबाकी से जवाब दूंगा, सर मेरे ख्याल से मेरी पार्टी का कोई नेता कहेगा भी नहीं जी। और चूंकि आपने इतनी बेबाकी और इतने बेहतर अंदाज से पूछा है तो मैं जवाब भी जरूर दूंगा जी। समाजवादी पार्टी 5वें साल चुनाव में जा रही है जी। 2017 में हम हारे थे और 2022 में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यानी कि किसी भी विपक्ष और सत्ता के लिए 5 साल का ही अवसर होता है, दूसरा कोई अवसर नहीं होता। 2 चुनाव जो 14 और 19 के हारे, वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट में जो विकल्प कोई बेहतर नहीं था, ना थर्ड फ्रंट का और ना ही कांग्रेस का,
इस वजह से हम चुनाव हारे। क्योंकि हम कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, ना ही हमारा जनाधार इतना बड़ा है कि कई स्टेट की हम पार्टी हैं, इस वजह से हमको विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। अब असली दूसरा चुनाव आया है, 17 हम हारे थे, 22 में लड़ने जा रहे हैं। परिणाम आपके सामने मेरे ख्याल से 2 महीने बाद आएंगे, लेकिन जो आसान्वित है उत्तर प्रदेश की जनता के हिसाब से वो स्पष्ट है, सामने है। अगर अब हारेंगे तो मैं समझूंगा कि हिमांशु जी जो द्विवेदी जी ने कही बात वो निश्चित रूप से बिल्कुल सत्य थी, समाजवादी पार्टी नहीं समझ पाई। सत्य को समाजवादी पार्टी नहीं समझ पाई। अगर 10 मार्च को परिणाम सपा के खिलाफ आया, मैं जाना चाहता हूं श्रवण जी के पास, लेकिन एक सवाल आपसे और करना चाहता हूं। मौका है ना मनोज जी, रहा नहीं जा रहा। भाजपा के इतने खिलाफ आप हैं, भाजपा की नीतियों के इतने खिलाफ आप हैं, भाजपा से इतनी शिकायत आपकी पार्टी को है, पर जो आपके संस्थापक हैं मुलायम सिंह यादव, वो उसी भाजपा के सबसे बड़े नेता को आशीर्वाद खुलेआम लोकसभा में देते हैं। समझ नहीं आता सच क्या है, ये वाकई इतनी बड़ी समस्या है या क्या है? मुलायम सिंह यादव जी का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी के साथ में और मनोज यादव जी की शिकायत भाजपा और नरेंद्र मोदी के साथ में। थोड़ा सुलझाइए ना इस उलझन को भी। बधाई आपको, आपने बेहतर सवाल पूछा जो बहस में होनी चाहिए, जिस पे चर्चा। इस पूरे पैनल में श्रवण गर्ग जी से ज्यादा अनुभव राजनीति को देखने का, समझने का मेरे ख्याल से किसी के पास नहीं होगा जी। मैं कहता हूं राजनीति में जो शुचिता थी, जो विपक्ष के लिए सम्मान था, जो विपक्ष सत्ता के लिए सम्मान रखता था, क्या उसपे क्षय नहीं हुआ? क्या उसपे गिरावट नहीं आई है? आदरणीय नेताजी हिंदुस्तान के इकलौते नेता हैं। भले हम छोटा राजनीतिक दल है, एक स्टेट की पार्टी है, लेकिन दिल हमारा पार्टी का, हमारे नेता का राजा हरिश्चंद्र से भी बड़ा है। वो हकीकत को जानते हैं, समझते हैं, कह देते हैं। और नेताजी से, नेताजी का पैर छूने वाला मेरे ख्याल से अगर जिसने संसद को कवर किया है उसको मालूम है, चाहे वो आरएसएस का हो, संघी हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, उनका सब सम्मान करते हैं। क्यों सम्मान करते हैं? क्योंकि वो हल्की बात कभी राजनीति में नहीं करते, कभी भी नहीं करते। और जिस तरीके से राजनीति समाजवादियों ने उनसे सीखी है, उस चलन को भी हम याद रखना चाहते हैं, उस सारी शुचिता को भी हम हिमांशु जी बखूबी निभाना चाहते हैं। यही बेहतर है। कितने बीजेपी के लोग हमारी सरकार में आते थे काम लेने के लिए, नहीं संजय चौधरी बोलेंगे, कितने विधायक, कितने इनके तमाम नेता पूर्व आते थे, राजनीति की बड़े दिल से काम कर देते थे। ये वही टीजेपी है कि योगी आदित्यनाथ से टाइम मांगा कि हमको मकान खाली करने के लिए, बनाने के लिए मौका दे दिया था। क्या दिया है सरकार ने? दिया इस सरकार ने? नहीं दिया। तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी राजनीति नहीं करती है, ऐसा समाजवादी पार्टी का मानना है कि हकीकत कहने राजनीति में शुचिता की मिसाल है मुलायम सिंह यादव। राजा हरिश्चंद्र से भी बड़ा दिल है उनका, ऐसा दावा है मनोज यादव जी का। अमरनाथ जी को हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं, एक बार संक्षिप्त में उनका हस्तक्षेप लेते हैं और आखिरी बातचीत के लिए फिर श्रवण जी के पास चलेंगे। जी अमरनाथ जी। कह रहा था कि जैसे पिछली सरकार बनी, फान का जैसे कुनबा था, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भाजपा ने सरकार बनाई। आज वही काम समाजवादी पार्टी करने जा रही है। कोई विचारधारा है ही नहीं, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। हम लोग जिस पे बार बार बहस कर रहे हैं कि आज तुम्हारे पास आए वो शुद्ध हो गए, उनके पास गए वो गंगा जल में नहा लिए, क्या है? जनता के मुद्दों पे नहीं है सरकार बनाने का इन लोग का इरादा। कैसे भी बन जानी चाहिए, ये इनके इन प्रकार सरकार बन जानी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्य जो जनता के जुड़े काम थे, 16 नौकरियों के पर्चे लीक हुए, टीटी, पुलिस भर्ती, दरोगा भर्ती, बीएड, सारे पर्चे लीक हुए। ये बात कर रहे हैं किस आधार पे वोट मांगेंगे, किस आधार पे वोट मांगे? अमरनाथ जी कह रहे हैं भानुमति का कुनबा है, भाजपा ने भी ऐसा किया था, समाजवादी पार्टी भी ऐसी है। कांग्रेस ऐसा काम नहीं करती है। कांग्रेस कभी दूसरे दल के लोगों को अपने यहाँ जगह नहीं देती है। कांग्रेस केवल अपने विचार से जुड़े हुए लोगों को जगह देती है। ऐसा क्या वाकई हमारे यकीन करने योग्य है? विचार हम लोग करते रहेंगे। लेकिन मैं श्रवण जी के पास रुख करना चाहता हूँ। श्रवण जी, आपसे जानना ही चाहता हूँ, भाजपा के तौर तरीकों को आप नज़दीकी से जानते, बूझते, समझते हैं। क्या भाजपा इतनी सहजता से इस पलायन को स्वीकार कर लेगी या आने वाले समय में कुछ बड़ा होने की प्रत्याशा आपको है? पहले तो संजय जी ने मेरी बातों को जो काटा उसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण दो जी। 1991 में कल्याण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार आई थी जी, और उस समय उत्तराखंड भी मिला हुआ था, उत्तराखंड बना नहीं था। 425 सीटों में से 221 सीटें,
25 में से 221 सीटें इनको मिली थी जी। और वो सरकार जून से दिसंबर तक चली थी जी। 1992 के दिसंबर तक, जून 91 से दिसंबर 92 तक। और बाबरी का आपको पता है जी। उसके बाद 1 साल राष्ट्रपति शासन रहा, पर उसके बाद जो सरकार आई वो मुलायम सिंह की सरकार आई और उसके बाद मायावती की सरकार आई। मेरा कहने का मतलब यह है कि 2017 में पहली बार एक ऐसी सरकार आई जो 5 साल तक जिसने काम किया जी। और मेरी बात को समझ नहीं पाए शायद जी। दूसरा ये कि मोदी जी अलीगढ़ गए, नोएडा गए, गौतम बुद्ध नगर गए। आप जरा पता करिए क्यों गए थे वहां, किन चीजों के उद्घाटन के लिए गए थे। अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी में जब वो गए थे वहां किस चीज, क्या भाषण दिया था उन्होंने, और वो क्या चुनावी रैली थी। देखिए, आप एक खंडन के लिए कहें, मैं मोदी जी की बात या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात को स्वीकार करूंगा अगर वो मुजफ्फरनगर जाएं, शामली जाएं, कैराना जाएं, मेरठ जाएं, मेरठ से घुसें और कैराना तक की यात्रा करें और वहां फिर पंजाब जैसे सुरक्षा के मुद्दों को उठाएं और इमरान मसूद जो अभी कांग्रेस छोड़ के समाजवादी पार्टी में आए हैं उनके खिलाफ भाषण दें। इसको बहस को मत बढ़ाइए संजय जी। देखिए, अपन बहुत शांत तरीके से बात संयम रखे। श्रवण जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। संजय जी, आपने बात कही, श्रवण जी ने धैर्यपूर्वक सुनी। श्रवण जी की बात सुनते हैं हम लोग। जी श्रवण जी, आप अपनी बात कहें। संजय जी की आवाज साइलेंट है, आप निश्चिंत रहे जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव नहीं है इन चीजों को स्वीकार करने का। जी। बहुत ही वेंजेंस के साथ काम करती है भारतीय जनता पार्टी और एक जो राजनीति में जो एक मतलब बदले की भावना का जो इश्यू रहता है वो शायद भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा जुड़ा हुआ है जी। उसमें यह है कि या तो आप हमारे मित्र हैं या आप हमारे दुश्मन हैं जी। तो ये एक बड़ा जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो बड़ा एक खतरा मोल लेके जा रहे हैं जी। मैं चुनाव के बारे में अभी कोई बहुत कह नहीं सकता हिमांशु जी की भारतीय जनता पार्टी हार रही है जी। मुझे नरेंद्र मोदी जी की क्षमताओं में, क्योंकि मैं 2002 से गुजरात में जब रहा काफी सालों तक, वो परिचय भी है, जानते भी हैं और उनकी कार्यशैली भी जानता हूं, तो मैं उनको राजनीतिक पुरुष से ज्यादा चमत्कारी पुरुष मानता हूं। तो अभी 1 महीने का समय बहुत है नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि ये जो चुनाव है हिमांशु जी बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है मोदी जी के लिए, जबरदस्त महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि इस चुनाव में 3 चीजें होने वाली है। आपके पास समय नहीं है, टाइम हो गया, इसलिए मैं अगली चर्चा में अपन बात करेंगे जी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो लोग पलायन कर रहे हैं जी, ये अपनी बहुत बड़ी रिस्क पर कर रहे हैं और इसके परिणाम कुछ भी निकल सकते हैं और इसके परिणाम अखिलेश जीत जाएं उसके बाद भी निकल सकते हैं जी। मतलब इसको इस इन्वर्टेड में ये टिप्पणी है श्रवण जी की कि इसके परिणाम अखिलेश जी के जीतने के बाद में भी कुछ भी हो सकते हैं। ये बात खास मायने रखने की महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान का घटनाक्रम भाजपा को सचेत कर देने के लिए तो पर्याप्त है। जो भाजपा इस मुग्धता में है कि वो तो 350 सीटें जीतने जा रही है, उसे इस बात पर विचार करने के लिए तो मजबूर होना पड़ गया है अपनी रणनीति के संदर्भ में कि क्या वाकई वो स्पष्ट बहुमत भी प्राप्त करने जा रही है। जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिक समझे जाने वाले नेता ऐन चुनाव से पहले पाला बदल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में नए सिरे से विचार करने की जरूरत पैदा करा दे रहे हैं। क्या भाजपा, और जैसा कि श्रवणगढ़ जी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी चमत्कारिक पुरुष हैं, वो चमत्कार के माध्यम से भाजपा की प्रदेश में वापसी को सुनिश्चित कर पाएंगे, जानने में हमारी दिलचस्पी है। पर इतना तय है कि पहली बार भाजपा में सेंधमारी चर्चा के केंद्र में है। अब तक दूसरे दलों के साथ जो भाजपा ने किया है,
इस बार उत्तर प्रदेश में वैसा भाजपा के साथ होता दिख रहा है। क्या भाजपा इसे रोक पाएगी या यह सिलसिला वक्त गुजरने के साथ और बढ़ता हुआ दिखेगा? निगाह बनाए रखेंगे। लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस दिलचस्प चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। जो कुछ सिलसिला चल रहा है उस पर कमाल का शेर हमें मिला। हमारा आज का शेर ये कहता है, दल बदल जाए घर बदल जाए, दल बदल जाए घर बदल जाए, आदमी का कोई पता है क्या? इमरान शमशाद ने जो ये लिखा था उत्तर प्रदेश की सियासत में कितना मुफीद है। कब कौन अपना दिल बदल ले और कब कौन अपना दल बदल ले, ये सिलसिला अगले 1 महीने तक चलता रहेगा। हम निगाह बनाए रखेंगे और आपको अवगत भी कराते रहेंगे। लेकिन अब समय है आपसे विदा लेने का, तो मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए सादर प्रणाम।